उसके बाद जो हमने अगला वर्गीकरण किया हुआ किया था स्वर की मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसमें हमने स्वर थे उनको 3 भागों में बांटा था, लघु स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर से गुरु स्वर में जो दुगुना समय लगता है गुरु स्वर में, और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है, ये अपन ने उस समय बात कर ली ही थी। अब अपन तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं, वो करते हैं जिह्वा। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा का अर्थ क्या होता है? जिह्वा मतलब जीभ। जीभ का कौन सा भाग, जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है स्वर बोलते हुए, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इस जिह्वा की सक्रियता के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण करते हैं, तब स्वर कितने प्रकार निकलते हैं? इसमें 3। जिह्वा का कौन कौन से वो 3 पार्ट है? पहला है अग्र। अग्र का मतलब क्या होता है? आगा। फिर होता है मध्य और फिर होता है पश्च। अग्र यानी आगे का भाग, मध्य और पश्च यानी पीछे का भाग। इसके आधार पर हम स्वरों का क्या करते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले मध्य। मध्य में क्या है? अ। एक ही है, याद रखना है अपने को, मध्य में अ है। और अग्र में क्या क्या है? ई और ए और ऐ। ई और ए और ऐ। अब क्या बच गया इधर? आ बच गया, उ बच गया, ई इसमें आ गई, फिर क्या हो गया? इसमें उ बच गया और फिर क्या बच गए? ओ और औ बच गए। तो ये हो गए पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई और ए ऐ। मध्य स्वर कौन सा है? ए। और पश्च स्वर कौन सा है? आ, उ, ओ और औ। इस प्रकार हम जिह्वा की सक्रियता यानी जीभ के जो भाग है वो स्वर बोलते समय कौन सक्रिय रहता है, कौन सा भाग है वो उस समय सक्रिय रहता है, उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। अब इसका अगला जो स्वरों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर करेंगे अपन? मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? मुखाकृति और जिह्वा की स्थिति। जिह्वा की स्थिति। स्थिति का मतलब है वहां तो क्या होता था कि कौन सा भाग सक्रिय रह रहा है, यहां पर है कि जिह्वा का कौन सा भाग कितना ऊपर उठ रहा है या पीछे रह रहा है, नीचे रह रहा है, इसके आधार पर जिह्वा की क्या स्थिति होती है। दूसरा है कि मुख आकृति, यानी मुख आकृति कितनी खुलती है, कम खुलती है, ज्यादा खुलती है, इस प्रकार इसका वर्गीकरण करेंगे। इसके आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। पहला कौन सा भाग होगा? याद रखने का तरीका है सवृत। सवृत। अगला है अर्धस्वर्त। अर्धस्वर्त। फिर इसको अपन विवर्त कर दो और फिर कर दो अर्ध विवर्त। ये इसके 4 भाग है। मुखाकृति या जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर हम कितने भागों में बांट लेंगे? इनको 4 भागों में बांटेंगे। सवर्त। सवर्त शब्द है, इसका अर्थ होता है संकरा। क्या अर्थ होता है? संकरा। संकरा का अर्थ क्या होता है? जिस छोटा कम स्थान होता है उसको संकरा बोलते हैं। जैसे आप किसी संकड़ी गलियों में जाते हैं तो उसी तरह मुख बहुत ही छोटा खुलता है या कम खुलता है, बिल्कुल कम खुलता है। संकरा स्थिति ऐसे स्वर बोलने से जहां पर हमारा मुख कम खुलता है, जिह्वा की स्थिति पीछे की ओर दबी रहती है, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवर्त कहलाते हैं। सवर्त कौन कौन से हैं? ई है, उ है और उ। ये 4 वर्ण है, ये क्या है? सवर्त वर्ण कहलाते हैं। अब है अर्धस्वर्त। अर्धस्वर्त में क्या होगा? जितना स्वर्त में मुख खुलता है उससे थोड़ा सा क्या खुलता है? ज्यादा खुलता है, उससे थोड़ा ज्यादा खुलता है। और इसमें कौन से स्वर आते हैं? ए और ओ। ए और ओ याद आ रहा है? ये कौन से स्वर है? गुण स्वर संधि वाले स्वर है। याद रखने का एक और तरीका है कि अर्धस्वर्त। अब है अपना विवर्त। विवर्त और अर्धविवर्त। हम इसको पहले भी ले सकते थे अर्धविवर्त को, लेकिन विवर्त को याद करने का तरीका जिसमें हमारा मुख, जीभ थोड़ी सी दबी रहती है और मुख क्या होता है? पूरा खुल जाता है, वहां पर कौन सा वर्ण होता है? विवर्त स्वर आता है। और इसमें एक ही स्वर आता है आ। क्या आता है? जैसे मैंने बोला आ, मेरा मुख क्या हुआ रे? पूरा खुला। इसमें क्या आया? आ गया। तो इस तरह से ये हो गया अर्ध। अब देखो हमारे पीछे कौन से वर्ण रह गए अर्धविवर्त में? अर्धविवर्त में क्या होगा? विवर्त से थोड़ा कम मुख खुलेगा, नहीं कि आधा अर्धस्वर्त और स्वर्त से तो मुख क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन विवर्त से क्या होगा? कम
कम मुख खुलेगा। तो यहां पर कौन कौन से वर्ण आएंगे? एक तो अ आएगा, एक ऐ आएगा और एक औ आएगा। यानी अब समझ लो इसको एक बार पुनः संवर्त, जहां पर क्या होता है, मुखाकृति क्या रहती है, संकरी रहती है, यानी मुख आकृति बहुत कम खुलती है। वहां पर कौन कौन से स्वर आते हैं? ई उ उ। और फिर अर्धस्वर, अर्धस्वर में क्या होगा, स्वर से थोड़ा सा मुख ज्यादा खुलेगा। वहां पर कौन से गुण स्वर संधि वाले दो उदाहरण आएंगे? ए और औ स्वर इसमें आएंगे। विवर्त में क्या होगा, मुख हमारा पूरा खुलेगा, जैसे आ। और अर्धविवर्त में क्या होगा कि समर्थ और असमर्थ से तो मुख ज्यादा खुलेगा, लेकिन विवर्त से क्या होगा, कम खुलेगा। इस प्रकार से मुखाकृति के आधार पर हमने और जीभ की स्थिति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा स्वरों को? 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया। अब हम अगला जो ले रहे हैं वो ये है ओष्ठ आकृति पर। किसके आधार पर बांट रहे हैं? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठों के आधार पर ओष्ठों की आकृति, ओष्ठों की आकृति, ओष्ठों की आकृति पर ये 5वां भाग है। इससे पहले हमने क्या क्या कर दिया? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर बांट लिए, है ना, कालमान के अनुसार, यानी उनमें लगने वाले समय के आधार पर हमने बांट लिए। फिर हमने जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर दिया, और फिर हमने मुख आकृति और जीभ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया। और अब हम 5वां कर रहे हैं, वो किस पर कर रहे हैं? होठों के आधार पर। किस पर कर रहे हैं? होठों के आधार पर। होठों के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है वर्तमुखी, एक क्या होता है? वर्तमुखी या वर्ताकार, वर्तमुखी या वर्ताकार। और दूसरा होता है अवर्तमुखी, दूसरा होता है अवर्तमुखी या अवर्ताकार। ये किसके आधार पर है? होठों के आधार पर। हमारी ओष्ठ की स्थिति है उसके आधार पर। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ यानी हमारे होठ की आकृति एक वृत्त के समान बनती है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। वैसी हमारी आकृति बनती है स्वरों को बोलते समय होठों की, तो वो स्वर जो है वो कैसे होते हैं? वृत्तमुखी होते हैं। और जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ यानी होठों की आकृति वृत्त के समान नहीं बनती है, वो कैसे होते हैं? अवर्तमुखी होते हैं। अब वर्ताकार कौन कौन से होते हैं? उ और ओ और औ, 4। कौन कौन से? उ और ओ और औ। ये जो 4 है ये कैसे हैं? वर्तमुखी या वर्ताकार है। अब दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? अवर्तमुखी या अवर्ताकार। इसमें कौन कौन आएंगे? अ, आ, ई, ए और ऐ। ये इस वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ये अवर्तमुखी या अवर्ताकार है, और ये जो है 4 है ये कौन से हैं? वर्तमुखी और वर्ताकार है। तो अब तक हमने जो स्वरों का वर्गीकरण किया उसके 5 भाग कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं? उत्पत्ति और स्रोत के अनुसार कर लिए हमने। लगने वाला समय, उच्चारण में जो समय होता है, कालमान है, उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर लिया है। फिर हमने जीभ की सक्रियता के आधार पर हमने ये किया। फिर हमने मुख की आकृति के आधार पर किया, और उसके साथ हमने जीभ की स्थिति का भी वर्णन किया। और 5वां जो प्रकार है ओष्ठ यानी होठों के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। इसके साथ अगला कौन सा वर्गीकरण होगा वो मेरी अगली क्लास में मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।